अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए, उनको हम पहले से प्रिपेयर कर लें, एनेक्डोट्स को हम पहले से प्रिपेयर कर लें, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के जैसे एग्जाम्पल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, अगर आप लोगों में से बहुत लोगों ने भावना कंठ का नाम सुना होगा। तो भावना कंठ जो थी, तो विमेन फाइटर प्लेन उड़ाने में उनका पहला मतलब नाम आता है। तो वो अपने फील्ड की एक पायोनियर है, विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल है। तो इस तरह के लोगों का हम एक पहले से प्रिपेयर कर लेंगे लिस्ट, और कि किस एग्जाम्पल को कहाँ प्लेस करना है, ताकि एग्जाम्पल्स में भी डाइवर्सिटी रहे। तो यही सारी चीजों को एस्से के पेपर में हमें करने की आवश्यकता होती है। अब हम आपको किस तरीके से इसमें और हेल्प कर सकते हैं, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। तो देखिए, हम लोग जो भी क्लासेस लाए हैं ना, तो इसी बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग एस्से को और बिल्ड ऑन करने के लिए जो प्री वर्क का काम है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखिए, ऐसे में अगर एनेक्डोट्स वगैरह आप अपने से ढूंढने जाएंगे तो ढूंढ सकते हैं, बट मे बी थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए। और फिलोसॉफिकल थीम्स जो वाला जो ऐसे है, उसको प्रिपेयर करने में टाइम थोड़ा लग सकता है आपको, बट फिर भी आप चाहें तो आप खुद से कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। हम लोगों के साथ ये थोड़ा सा आसानी आपको हो जाएगी कि इन चीजों पे हम लोगों का जो मेहनत है किया हुआ, तो वो हम लोग आपको एक जगह समेट करके चीजों को दे देंगे, तो ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। बात करते हैं उस टॉपिक पे जो आपका क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों के लिए एक कहते हैं सरदर्द बना हुआ है एस्से में, एंड दैट इज बिहार स्पेसिफिक एस्से। अब बिहार स्पेसिफिक एस्से को ठीक तरीके से करने के लिए मैं आपको पहले दो बात बताता हूं। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसमें समस्या दो स्तर पे है लोगों को। पहला तो ये कि बिहार के क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया लोकोक्ति उन्हें समझ नहीं आता, और दूसरा ये कि बिहार के क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया जो लोकोक्ति है, उस लोकोक्ति को अगर वो समझ लेते हैं तो लोकोक्ति पर आधारित विषय वस्तु पर निबंध लिखने में कठिनाई उन्हें होती है। सो यू हैव द प्रॉब्लम्स एट टू लेवल्स। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द topic given, and second thing that you need to understand is how to articulate a subject matter given in proverbial form. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि अगर टॉपिक आपके पास में कुछ इस तरह का है कि जैसे इस बार आ गया था ना कि नाच न जाने, नहीं ये तो नहीं आया था, कि बीच बाजार में नाचे गधा, और ऐसा करके टॉपिक आ गया था। सो आगे नाच न पीछे पगहा, बीच बाजार में नाचे गधा, तो एक बहुत पुराना बिहार का लोकोक्ति है। ठीक है, तो अब एक तो आपको इसका मीनिंग समझ में तो आ जा रहा है सीधे सीधे शब्दों में। अब लेकिन मीनिंग समझ गए तो दूसरे स्तर की प्रॉब्लम शुरू होती है कि इसको कैसे लिखा जाए। तो हम लोगों को मास्टरी इस बात पे हासिल करनी है कि चाहे वो किसी भी भाषा का प्रोवर्बियल एस्से हो, हम उसको इजिली टैकल कर सके। तो यहाँ पे हमें ये सीखना होगा, एक तो सीधे शब्दों में जब ऐसे का थीम दिया रहता है उसे कैसे हैंडल करें वो पता होना जरूरी है, और दूसरा कि अगर हमारे पास में कोई लोकोक्ति आधारित ऐसे आ गया, जैसे अगर मैं बोलूं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो हिंदी का मुहावरा है, बट इसको लिखने की शैली ठीक उसी प्रकार होगी जैसे बिहार स्पेसिफिक में जो आप यहाँ पे प्रोवर्बियल ऐसे को लिख रहे हैं। तो इसको ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। तो क्षेत्रीय भाषा की समझ भी बढ़ानी जरूरी है, और इसके लिए क्या आप कर सकते हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित लोकोक्तियों का संग्रह जो है उसको एक जगह आप देखें, उसके मीनिंग को लिखने की कोशिश करें। उसके मीनिंग को जब आप लिखा हुआ अगर आपके पास में उपलब्ध हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ही आपने मीनिंग को उसका समझ लिया, उसके बाद से उसके ऊपर में ऐसे लिखना आपको शुरू कर देना है। तो टू लेवल वर्क यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और दुर्भाग्यवश बिहार के प्रोवर्बियल जितने भी थीम्स हैं उनके ऊपर में बहुत अधिक किताबें उपलब्ध नहीं है। तो कहीं मुझे एक दो जगह से मैंने सर्च किया कुछ, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में निकलवाया हूँ जहाँ पे कॉलोनियल टाइम्स में कुछ कुछ रिसर्च हुए थे। तो उनके समय में जो रिसर्च हुए थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं कहीं सर्च करने पे टेलीग्राम पे ही मुझे कुछ मिले वैसे, तो उनमें ना बिहार के लोकोक्तियों को कहीं एक जगह संग्रहित कर दिया गया था। तो उनको देख करके आप यहाँ पे थोड़ा सीख सकते हैं।
ठीक है। तो अब जैसे जो हमारा एसए का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पिछले एक ही क्लास हुई है, यूट्यूब पे भी उसका लिंक गया होगा। तो उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, थोड़ा-सा वहाँ तक हमने बताया है। आप वहाँ तक देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है और गाइडेंस के साथ आंसर के एसए की इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, तो आप हम लोगों से सीधा इस प्रोग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड वी आर डेफिनिटली we will evaluate your answer. In fact, I would evaluate your answer on my personal level. तो ये चीज है, और डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा सही दिशा में अगर आप ऐसे लिखना शुरू कर दें, तो ये 30 नंबर का फासला आप इजीली पार कर सकते हैं। एंड ये 30 नंबर का फासला, पता है, आपको सिलेक्शन से बाहर से लेकर के आपको रैंक 50 के अंदर ले आ सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरे मार्क्स ऐसे में 165 आए थे, और जो मेरा ओवरऑल मार्क्स था दैट वाज 560, और जो लास्ट कैंडिडेट जो बीपीएससी में इस बार जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में 531। तो मात्र 29 नंबर का गैप है, और रैंक टॉप 50 के अंदर आ जाता है। तो यही 29 नंबर, अगर 30 नंबर अगर आप बढ़ा लेते हो, 160 170 स्कोर कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप एक तो बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो, और अगर मान लो जीएस में थोड़ा बहुत कहीं कुछ गड़बड़ भी हो गया तो ऐसे संभाल लेगा। ठीक है। तो ये बेसिक बातें जो आपको मैंने बताई, फिर से मैं याद दिला दूं, आपको क्या तैयार कर लेना है, एनेक्डोट्स तैयार रखने हैं, एग्जाम्पल्स प्रिपेयर रखना है, उसके बाद में आपको एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, इनकी समझ होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखने की जो अलग अलग शैलियां हैं उनकी समझ होनी चाहिए। बॉडी में आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने की विधाओं का जानकारी होना चाहिए, जैसे टेलियोलॉजिकल अरेंजमेंट क्या होता है, हिस्टोरिकल अरेंजमेंट क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस के जरिए अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी की समझ होनी चाहिए, और कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ एक रेटोरिकल स्टेटमेंट, या यूं कह लें कि एक भावनाओं को उद्धृत करने वाला और आगे भविष्य के लिए एक, या यूं कह लें कि आगामी समय का एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता हुआ निष्कर्ष हमें लिखने की कला आनी चाहिए। और ऐसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे में ऑक्सिलियरी वर्ड्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में आपको ऐसे को लिखना है। ऐसा ऐसे लिखें कि छठी क्लास का बच्चा भी आपका ऐसे को न सिर्फ समझ पाए, बल्कि उसके ऊपर समझने के बाद बेहतरीन तरीके से उसकी समझ विकसित हो सके उस टॉपिक को लेकर के। सो दिस इज ऑल अबाउट एसे का कैसे प्रिपेयर करना है फ्रॉम माई साइड। अगर अब मैं बोलता हूँ, सर को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किन्हीं का कुछ कोई क्वेश्चन होगा, तो अगर इसमें हैंड रेज करने का ऑप्शन है तो वैसे करके वो क्यूएनए सेशन हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। हेलो सर। सर आई हैव हाँ। क्वेश्चन। हाँ जी। सर मैं लेट से थोड़ा ज्वाइन हुआ हूँ। मैं शायद ये आप बुरा ना माने तो मैं आपका ये इस बार टॉप आप जो मैं सिलेक्ट हुए वो रैंक क्या था? मेरा 43rd रैंक था। पोस्ट सर? मेरा सब इलेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है। कांग्रेट सर। सर माय थैंक यू। क्वेश्चन इज दैट कि अभी से 8 मंथ्स है तो सितंबर में मेरा प्रीलिम्स है 70th का। तो सर मैं हम्म। अभी से क्या स्ट्रेटजी बनाऊं? क्या मैं अभी मेंस पे फोकस करूं कुछ महीने, या फिर प्रीलिम्स पे, या दोनों लेकर चलूं? देखो, अभी आपसे एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं, अभी के समय पे इट वुड बी बेटर कि अभी आप इंटीग्रेटेड तैयारी रखो। ना आपको पीटी को छोड़ना है, ना आपको मेंस को छोड़ना है। इसका मैं कारण आपको बताता हूँ। जैसे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा पीटी का, तो यू विल गेट अराउंड 2 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स। एंड 2 महीने के अंदर में आप उतने बेहतर तैयारी मेंस की नहीं कर सकते। इसका मैं सीधा लॉजिक देता हूं। अगर पीटी निकालने के लिए आप 8 महीने पढ़ते हो, तो क्या मेंस निकालना, जहां पे आपकी रैंक डिसाइड होती है और जो सबसे क्रीम स्टूडेंट्स के बीच जहां कंपटीशन होता है, तो क्या उसके लिए 2 महीने देना जस्टिफाइड रहेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। तो ये गलती शायद मैं सबको बोल रहा हूं, मत कीजिएगा। ये ले करके चलिए कि आपको आगे जाकर के मेंस लिखना है, और मेंस को ध्यान में रख के अभी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करिए। हाँ, पीटी ओरिएंटेड हमें कब होना है? जब हमारे पास में 50 to 60 डेज बचा रह जाएगा, तो हम बिल्कुल पीटी ओरिएंटेड हो जाएंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? पीटी के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं, हम उसके बाद मेंस के क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, और हम बीच में एस्से भी लिख रहे हैं। तो हमारी तीनों तैयारी चलती रह रही है। और
अगर मेरा सीखने का काम बचा हुआ है जीएस के सिलेबस का तो हम सीख भी रहे। तो समझना है टॉपिक को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गरीबी को वाला जो प्रॉब्लम है, पोवर्टी का चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, तो पोवर्टी को मैंने पढ़ा, पोवर्टी से रिलेटेड अब जैसे एमसीक्यूज वहीं पे आ गए कि लकड़ावाला समिति का क्या रिकमेंडेशन था, तेंदुलकर समिति का क्या रिकमेंडेशन था, ये पीटी के फैक्ट हो गए। मेंस का फैक्ट यहीं पे, मेंस के लिए क्या प्रिपेयर करना है हमको कि भाई गरीबी उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सरकार क्या कर रही है, कितना हुआ है, कैसे और बेहतर कर सकते हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, लिमिटेशन से उसको कर लिया। और एसए के लिए क्या यहीं से प्रिपेयर कर लेंगे, तो एसए के लिए प्रिपेयर कर लेंगे कि पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब ये होलिस्टिक प्रिपरेशन का मतलब ये होता है। मुझे लगता है मैंने आपकी प्रॉब्लम, आपका जो कंसर्न था उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। नमस्ते सर। हाँ जी। हेलो नो सर, अभी हेलो। जो हाँ सर, अभी जो आपने बताया, आपने जी सही जी बताया। मैं सर 2 अटेम्प्ट दिया हुआ था, 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने टोटल अभी। जी जी। सर मैं पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी सर मेंस, अभी जो पीटी का जो पीटी में सर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ गया है, हम्म। और अब ये चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि किस चीज़ को फॉलो किया जाए, किस कंटेंट को फॉलो किया जाए प्रॉपर तरीके से। जी, मैं इसके डायरेक्ट इसके रिगार्ड में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी का जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, और इनफैक्ट मेंस का तो ट्रांसफॉर्म ही हो गया पूरा। तो प्रीलिम्स हाँ को सर। अभी कैसे टैकल करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब दो काम कीजिएगा। और सर एक पीटी मिनट सर, के लिए, मैं वर्किंग प्रोफेशन में हूँ सर। हाँ तो जी सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो देखो आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, इसमें करना क्या है, कुछ सोर्सेज जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं उनको डिस्कार्ड करना है। पहला, वो सारा सोर्स आप दिमाग से हटा दीजिए और अपने स्टडी टेबल से हटा दीजिए जो आपको वन लाइनर प्रिपरेशन कराता है। ठीक है। एजलाई घटना चक्र। नहीं, सबसे पहला चीज जो हटना चाहिए, मतलब मेरा जाती मानना ऐसा हो सकता है, कैन बी माय पर्सनल ओपिनियन, पर सबसे पहले जैसे जो वन लाइनर के लिए हम लोग लेते हैं क्राउन, लूसेंट, ऐसी जो बुक्स हैं, और इनका रिलेवेंस बीपीएससी में कम हो गया है। पहली बात तो ये, मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चंस आपको 5-10% नहीं मिल जाएंगे। अब बात रही घटना चक्र की, घटना चक्र को लेकर के हमने बहुत ज्यादा कुछ देखा है। नीरज जी, आप बोल रहे हैं, अगर नहीं तो काइंडली उसको म्यूट रखिएगा, सारे लोग म्यूट रखिए बाकी। तो मैं ये कह रहा कि घटना चक्र में एक जो चीज आई है, इसका सबसे ज्यादा भी क्रिटिसिज्म होने लग गया है घटना चक्र का। कुछ हद तक मैं घटना चक्र के रेलेवेंस को सही मानता हूं, हालांकि ये मैं बहुत लोगों से डिफर कर रहा हूं यहाँ पे। घटना चक्र सही किस हद तक है और किस तरह से है, इसे समझना होगा। घटना चक्र में बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन होते थे और जो आंसर याद हम करने का स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, इट हैज गॉन इररिलेवेंट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या रिलेवेंस है, किस चीज का रिलेवेंस है? यूपीएससी का क्वेश्चन का रिलेवेंस बढ़ गया है। और यूपीएससी का सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मत देखिए, घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखना है ज्यादा, फोकस करना है उसके एक्सप्लेनेटरी पार्ट पे, जो वो हर आंसर के नीचे लिखता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बट ये हेल्प आपको कहां कहां नहीं मिलेगी उसे भी समझना होगा। साइंस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, साइंस आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुआ है। हाँ तो सर, मैं यहाँ पे आपका है ना। हाँ सर, इस हेलो। बार का सर ये घटना इसी प्रकार से घटी, हाँ और हाँ, थोड़ा सा वाइब्रेशन आया था। तो वही कह रहा मैं कि साइंस के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो गई है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टैकल करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो जैसे मैं पैम आईएएस में, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं ना, तो हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट को टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करके बच्चों को टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट से रिलेट करवा दें। और दूसरी बात, अगर आपके पास इसके अलावा आप करना चाहते हैं, तो यूपीएससी में साइंस एंड टेक के जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल, है ना। दूसरी ये चीज हो गई। तो हमें क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं पीटी के। अच्छा, तीसरी बात ये आपको एग्जामिनेशन ना थोड़ा और ज्यादा मेंस और पीटी को करीब ले आया है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस में पढ़ना है, और उसी को अगर वो प्रीलिम्स में पूछ रहे हैं तो ये तो हेल्पफुल ही हो गया। बट यही है कि अब हम लोग जैसे पहले याद करते थे कि हाँ डेट वेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो नहीं आ रहे हैं। और अगर आ भी रहे हैं तो बहुत
अनकॉमन चीजें वो पूछ रहे हैं। तो मुझे मेरा यही कहना है कि चलिए घटना चक्र सारे लोग करते हैं, आप भी करके जाइए, बट करने का तरीका चेंज क्या करना है, क्वेश्चन आंसर पैटर्न को हटा करके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है। और सर आंसर राइटिंग, अभी सर आंसर राइटिंग के लिए सर अभी जो है तो कौन सा किसको यानी कि किस प्रकार से किया जाए? देखिए, आंसर राइटिंग से पहले दो बात मैं बताना चाहूंगा। आंसर राइटिंग से एक स्टेप ऊपर चलते हैं। तो आंसर राइटिंग से पहले हमारा जरूरत है कि विषय वस्तु की समझ लिखने के हिसाब से हम सक्षम हो सकें, इस प्रकार की करनी है। ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब टू डेवलप द नॉलेज बेस इन सच ए मैनर सो दैट वी मे प्रोड्यूस इट इन अ रिटन फॉर्मेट whenever asked and in whatever word limit it gets asked। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब वो कैसे किया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप जब पढ़ रहे हैं तो वहीं पे आप सोचिए कि जिस भी टॉपिक पे आप पढ़ रहे हैं, तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजों को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशंस हो गया, उन्हें हम पहले ही प्रिपेयर करके चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा रहा हूं या पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन को हमें तैयार कर लेना है। इसी के बाद उसके फीचर्स, इंडिया के स्पेसिफिक फीचर्स, प्रोज कॉन्स, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से डिफरेंसेस, पॉइंट फॉर्मेट में बिंदुवार ढंग से पढ़ लेना है, ताकि जरूरत पड़ने पे उसे एक्सप्लेन भी कर सकें और जरूरत ना पड़े तो उसको रिड्यूस भी कर सके। अब बात रहती है कि सर आंसर लिखने में लाइंस को फॉर्मुलेट करने में दिक्कत आती है, तो उसका सीधा जवाब यही है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में आंसर लिखने की कोशिश करें, पॉइंट फॉर्मेट में आंसर दें, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और एक ही टॉपिक पे एक से अधिक बार प्रश्न का अभ्यास करें। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर एक ही टॉपिक पे मैं कम से कम 2 क्वेश्चन लिख चुका हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा और अगली बार टाइम भी कम लगेगा। ठीक है। हेलो सर। हाँ, एक सेकंड। ओके, आई विल टेक मतलब बारी बारी से। ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कौन है यहाँ पे, अनुज जी, आपका क्लियर होगा ना? हाँ सर, हाँ सर, मैं ये और बोल रहा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लूंगा, टाइम दूंगा सबको। सर इंटरमीडिएट, मैं संजीव जी, सत्यम, प्लीज थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, मैं सब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सबको बारी बारी से सभी लोगों का समय बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं अपने घर पे आराम से बैठा हूँ। ठीक सर है। होता क्या है कि कंटेंट होता है लेकिन उसको सर इंटर रिलेट नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी ऐसी समस्या आती है। हाँ, तो इंटर रिलेट आप तब बढ़िया कर सकते हैं जब टॉपिक का इंटर रिलेशन आप पहले से सोच रखे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पार्लियामेंट एक साइड पढ़ लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक साइड पढ़ लिया, उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि की लेजिस्लेशन के क्षेत्र में या लेजिस्लेटिव एप्लीकेशंस एआई का क्या हो सकता है। अब इसको इंटर रिलेट करना है, एआई की एप्लीकेशन एक हैंड में है और दूसरे हैंड में पार्लियामेंट, तो अब उसको रिलेट करने के लिए उस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने होंगे ना। मैक्सिमम जगह पे प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट सीरीज जो बीपीएससी के मार्केट में जो चल रही है 90%, 95% टेस्ट सीरीज, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनमें वही जो आज से 30 साल पहले जो चीजें क्वेश्चन आ सकती थी वे वही पूछ रहे हैं। टाइम बहुत आगे निकल गया ना कि रोल ऑफ गवर्नर पूछा जाएगा। तो हमें भी तो सोचना होगा ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी तो हम अच्छा देख के जाएं। तो इसके लिए बेहतर टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए या बेहतर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखिए, ये तभी आपका क्लियर होगा। बेहतर टेस्ट जैसे अभी अगर किसी का नाम लेकर लेना चाहो तो अब जैसे देखिए, एक तो हमारा प्रैम में जो है, तो हम लोग इसको यूपीएससी स्टैंडर्ड पे ही अब धीरे धीरे लेके पहुंच गए हैं कि यूपीएससी स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वही पूछेंगे। बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा तो होगा, बट एक बार वो लोग हाई लेवल क्वेश्चंस देख लेंगे तो एग्जाम हॉल में वो कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरा, यूपीएससी के ही टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए, दोनों चीज आप कर लीजिए, है ना। सर यूपीएससी में तो वर्ड लिमिट है ना, यहाँ पे क्या है कि 38, वहाँ पे 10 मार्क्स है सर, यहाँ पे 38। यहाँ पे क्वेश्चंस लगते हैं 38 मार्क्स के। क्वेश्चंस हमेशा 4 पार्ट में होते हैं या 3 पार्ट में होते हैं जो 38 मार्कर है। ठीक है। हाँ सर। तो हर क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फीचर्स उसके बता दिए, क्रिटिसिज्म पूछ लिया और फिर वहीं पे उसका ब्रिटिश से कंपैरिजन पूछ लिया। तो क्वेश्चन दिखने में लग रहा है 38 नंबर का है, क्वेश्चन 10, 10, 10 और 8 ऐसे करके है।
ठीक है, ओके, चलिए। थैंक्स सर। अब सर इनका हाँ सर कौन है? संजीव मैं एक सेकेंड, क्या नाम है इनका? संजीव जी आप बोलिए। सर संजीव संजीव जी ठीक। सर I had given 68th interview ओके and 69th मेंस आल्सो बट ओके सर ओके हुआ क्या कि मुझे ऐसे में पूछना है उसमें जैसे फिलोसॉफिकल ऐसे था तो मेरे मतलब मार्क्स 165 आए लेकिन इसमें 69th में क्या हुआ सर कि वो जो था कि वुमेन एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव लाइक उसमें मैं जो डिफरेंट हॉरिजॉन में मतलब डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा था लाइक जो जीएस टाइप का नहीं हो जाता है तो हाँ कुछ हाँ क्वेश्चन जैसे राइट टू एजुकेशन वाला जो था एक और ये वुमेन हाँ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तो इसमें मैं मतलब अपने आप को वो नहीं कर पाया लाइक पेस्टल अप्रोच वगैरह जो होता है लाइक डिफरेंट डायमेंशंस में तो इसको कैसे टैकल करते हैं करना तो चाहिए हाँ, वही मैं बताया, एस्से के लिए दो पार्ट हैं। एक तो व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट एस्से, ये पहला पार्ट है। दूसरा व्हाट टू राइट इन एस्से के लिए अलग अलग थीम के अलग अलग डायमेंशंस को पहले ही प्रिपेयर करना है। अब मैं ये बताऊं, वो क्या ही पूछ लेंगे। एक विमेन पूछ सकते हैं, यूथ के ऊपर पूछ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल पूछ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित एस्से जीएस में पूछ सकते हैं, फार्मर्स पूछ सकते हैं, इंडस्ट्रीज पे पूछ सकते हैं, या आईटी सेक्टर पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी पे पूछ सकते हैं, जस्टिस पे पूछ सकते हैं, इसी तरीके से आपसे डेमोक्रेसी पे पूछ सकते हैं। तो ये सारे थीम लिमिटेड है और इन सबके अंदर समस्याएं, उनका समाधान, उनके अलग अलग आयाम पहले से क्लियर है। तो अगर आप एग्जाम हॉल में सोचेंगे तो वो एग्जाम हॉल में सोचने का वक्त नहीं है ज्यादा, उसको प्री वर्क करके जाना है कि एटलीस्ट हमसे 12 टॉपिक अगर पूछे जा रहे हैं तो एटलीस्ट 12 टॉपिक अगर हमसे पूछे जा रहे हैं तो 3 तो ऐसे या टॉपिक हमारे पास हो जिनका हम आंसर करने के लिए केपेबल हो। एंड इतना भी बुरा दिन नहीं आता कि 3 नहीं होंगे, हर में आपको एक टॉपिक जरूर मिलेगा जिसपे आपके पास प्रॉपर आर्गुमेंट्स तैयार हो, बशर्ते कि आर्गुमेंट्स और वो जो पूरा मतलब जैसे जीएस में आप नोट्स बनाते हैं ना, तो वो चीजें आप पहले एस्से के लिए भी प्रिपेयर करके जाओ, तभी अच्छा होता है, राइट? ओके चलो हेलो सर, मेरा करंट अफेयर के प्रति एक क्वेश्चन था। करंट अफेयर आपका। हेलो वो सर। कौन बच्ची पूछ रही है, उनका करवा लीजिए लकी जी आप पूछिए। सर हम पीटी लोग के लिए सर क्या रिसोर्स फॉलो करे सर, सब्जेक्ट वाइज समझा दीजिए। किसके लिए? पीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या रिसोर्स होगा, सब्जेक्ट वाइज समझा दीजिए सर। देखो, मैं यही कहूंगा कि छोड़ो पीटी के लिए और मेंस के लिए, मैं ये कहूंगा कि बीपीएससी के लिए क्या सोर्स होने चाहिए ये पूछो, रेलेवेंट क्वेश्चन ये है। ये ठीक जो है है, सर बीपीएससी में पीटी के लिए बीपीएस वही फिर से सुनो मैं क्या कह रहा, पीटी और मेंस को छोड़ दो, बीपीएससी के लिए क्या सोर्स करना है वो कॉमन सोर्सेस पे आओ। ठीक है, सबसे पहला यस आपने अगर दो तरह के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए मैं बता देता हूं। एक वो लोग जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं और एक वो लोग जिन्होंने एग्जाम दे लिया है, कभी कभार पीटी छूटा है या फिर पीटी निकाल भी चुके हैं और मेंस भी लिख चुके हैं। दोनों के लिए सोर्सेस थोड़े डिफर कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को बिल्कुल फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं पॉइंट फॉर्मेट में बोलना चाहूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल दाहिया मैम की बुक आती है, वेरी गुड, प्री प्लस मेंस दोनों को कैटर कर लेगा। आर्ट एंड कल्चर उसी में एड ऑन करने के लिए गो फॉर नितिन सिंघानिया, सेलेक्टेड टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं, या फिर जो यूपीएससी में भी उनसे ज्यादातर मेंस के लिए, खासकर आर्ट एंड कल्चर मेंस के लिए वहां से। तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए पूनम दलाल दाहिया मैम की मैंने बात की। अदरवाइज लोग आर एस शर्मा की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। क्या नहीं करना है? लूसेंट नहीं करना है ना। घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन को एड ऑन करना है। घटना चक्र के अलावा जितने तरीके के मुझे यूपीएससी स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस मिल सकते हैं हिस्ट्री के, उसको फॉलो करना है। अगेन पॉलिटी के लिए शॉर्ट में लक्ष्मीकांत, वेरी गुड, उसको करना ही करना है, इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। बट मेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी तो हमें मेंस के लिए और डायनेमिक टॉपिक्स के अंदर आर्गुमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स से हम लोग फॉलो करते हैं और आर्टिकल्स डेवलप करते हैं। अगर अपने से करें तो, अगर अदरवाइज हम लोग शौर्या में क्या कर रहे हैं कि उनको कंपाइल करके एक जगह कर दे रहे हैं कि लक्ष्मीकांत के अलावा जो चीजें चाहिए, तो मेंस का हमारा जो बैच है उसमें हम लोगों ने वो कर दिया है। इसी तरीके से मूविंग फॉरवर्ड फास्टली टुवर्ड्स इकोनॉमी, इकोनॉमी के पीटी के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या है, सोर्सेज वो समझिए। पहले जितने सारे टेक्निकल टर्म्स हैं उनके डेफिनेशंस और उनसे उनके कंसेप्ट को समझना है। जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या है,
रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, इस तरह के सारे टॉपिक्स को आपने कवर कर लेना है, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया और क्या नाम है अपना बिहार, प्लस इस गवर्नमेंट स्कीम्स हर सेगमेंट के लिए, इंडिया एंड बिहार, इतना करके जाइए। तो ये हो गया इकोनॉमी के लिए। ज्योग्राफी के लिए फॉलो करने के लिए अगर आप मुझसे कहेंगे तो आई वुड रादर सजेस्ट यू ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th में देख लीजिएगा, जहां फिजिकल ज्योग्राफी है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी को बेहतर और करने के लिए यू कैन गो विथ पेरियार पब्लिकेशन की जो बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर में, वो। एंड मैंने फिर फॉलो किया था क्या नाम है अपना जीसी लियोंग एक्स्ट्रा के लिए। एंड उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाइए। बिना टेस्ट सीरीज का कोई इसमें गुजारा नहीं है। प्रीवियस ईयर अगेन घटना चक्र वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अब इतने सोर्सेस फॉलो कर लोगे तो ज्योग्राफी के मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइक्लोन का ओरिजिन ये सब पूछ लेंगे, मॉनसून के बारे में पूछ लेंगे, और आपके पास एनफ नॉलेज होगा एड्रेस करने के लिए, राइट। तो ये आपका हो गया इकोनॉमी के लिए। तो मैंने हिस्ट्री बता दिया, इकोनॉमी बता दिया, पॉलिटी बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया। कौन सा सब्जेक्ट रह गया? साइंस। साइंस के लिए एनसीईआरटीज आर द मस्ट। हाँ सर, तो ये बिहार करेंट अच्छा आ रहा हूँ, ठीक है, पहले साइंस की बात कर लेते हैं ना। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी के अलावा टेस्ट सीरीज से टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैंडल करो, प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी के क्वेश्चंस हैंडल करो, ठीक है। उसको बनाने के साथ यूपीएससी लेवल तक के टेस्ट सीरीज जहां है उनको सॉल्व करो। प्राइम में आपको ये चीजें हो जाएंगी, बट इसके अलावा और सॉल्व करना चाहते हो, गो अहेड, मतलब जितना सॉल्व कर सकते हो करो। और सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि सॉल्व किए और आंसर मिला लिए कि हाँ हमको तो इतना नंबर है, नहीं। इसका मतलब होता है कि जितना उसके बाद में टेस्ट सीरीज के लास्ट में एक्सप्लेनेशन है उसको समझ के इंटरनलाइज कर लिए, आत्मसात कर लिया। अदरवाइज टेस्ट सीरीज देने का कोई फायदा नहीं है, या क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैथ्स नहीं है कि 2 और 2 सीख लिया, 3 और 2 सीख लिया तो 5 और 2 7 करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे हर एक सवाल अपने आप में अलग है, उसको याद कर लेना है। जीएस है ये, इसको इसी हिसाब से कर लेना है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा करंट। हाँ सर, मैं सॉरी आपकी बात को कट कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं आपको हमेशा फॉलो करता हूँ सर इस पे यूट्यूब अच्छा पे। बोलो, आगे बताओ, मेन बात बताओ। सर, ये मैं यूआर से बिलोंग करता हूँ सर, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है सर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के चक्कर में। ये रिजर्वेशन पॉलिसी अरे देखिए, कॉन्फिडेंस डाउन मत करिए, समझे। अगर एक बात बताते हैं आपको, फाइट करना है ना तो कमीशन देने आए हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए कमीशन नहीं है, और कमीशन है किसके लिए? जो टॉप 10 में, टॉप 15, टॉप 20 के अंदर आने का जज्बा आप रखिए, ठीक है। और उतना सीट के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आपको लगता है जी, अपने आप पे इतना भरोसा नहीं है आपको कि आप टॉप करेंगे? हमको आप पे भरोसा दिख रहा है महाराज। सर, करंट अफेयर्स और बिहार के लिए बता चलिए करंट और बिहार का बात करते हैं। तो देखो, बिहार के लिए हमने जो फॉलो किया था दैट वाज केबीसी नैनो, ओके। और प्राइम की बुक बहुत बढ़िया। उसमें और क्या किया गया है कि प्राइम का आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। उसमें 3 किताब, जैसे केबीसी नैनो हो गया, और एक आता है आपका क्राउन पब्लिकेशन का, और तीसरा आता है किताब आपका इम्तियाज सर का। तीनों को मिला करके इसमें लिखा गया है। इसके अलावा अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। देखिए, प्राइम में फायदा ये हो जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व कर ली। उसके बाद में अगर मन करे तो केबीसी नैनो के एमसीक्यूज का फोटो कॉपी करा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। टेस्ट सीरीज के अंदर जितने क्वेश्चन, देखो बिहार स्पेसिफिक के क्वेश्चंस के, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन सब लिमिटेड हैं, तो उसको सॉल्व कर लेना है हमको, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, उसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसको याद कर लेना है। और उसके बाद बिहार स्पेशल में अब और डिफिकल्ट और डायनेमिक बनाने के लिए वो क्या कर सकता है, बिहार के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और बिहार के करंट अफेयर्स को बढ़िया से हैंडल करने के लिए 2 सोर्स बताता हूं। पहला बजट इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा गवर्नर राज्यपाल साहब जब स्पीच देने जाएंगे असेंबली के अंदर में, तो उनका हर साल का जो पहला असेंबली का स्पीच होता है उसका फोटो, उसका जो स्पीच का कॉपी है वो निकाल दीजिए, उसको पढ़ लीजिए। वो सरकार की सारी चीजों को एक ही साथ, विषय जो उनका अचीवमेंट है और जो मेजर पॉलिसीज हैं वो बता देंगे। क्या 3 बात बताए तुमको? इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और तीसरा हो गया बिहार सरकार के अंदर राज्यपाल जो जाते हैं
हाँ, तो विधानसभा में उनका बजट का स्पीच आप ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मन करे तो एक कोई रीजनल न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए, कोई इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी तो हो जाएंगे। इतना करके जाओ कि बाकी लोग जो बना सक रहे हैं ना, उनको बनाने में आप सक्षम हो, और जो बाकी लोग नहीं बना पा रहे हैं 10% क्वेश्चन उसमें से आप बना दो, सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। चलो, और किसी को Sir, कुछ I पूछना? have 3 questions. हेलो सर। अच्छा, Yes, आयुषी sir. और प्रियांशु, गवर्नर का आसिर स्पीच को कहाँ से मिलेगा? क्या गवर्नर का चलो। स्पीच कहाँ से मिलेगा? बिहार सरकार गवर्नर का का ऑफिशियल स्पीच, साइट में फोटो मिलेगा। हाँ आपको मिल जाएगा। आपको न्यूज़पेपर्स में उस टाइम पे आप देखिएगा ना, तो आपको, या फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर को छोड़िए, आप इसमें भी नेट पे सर्च करिएगा ना, उस टाइम पे मिल जाएगा। ओके, इजीली मिल जाएगा। दिक्कत हो तो बोलिएगा, उपलब्ध करवा दिया जाएगा आराम इन से, दो इजीली। बच्चियों को पूछ लेने दीजिए। Sir, आयुषी, hello, sir. आयुषी, आयुषी आप पूछ लो। आयुषी आप पूछ लो, आपका क्या डाउट्स है? Yes, sir. Am I audible? हाँ हाँ, या यू एकदम आर ऑडिबल। बताइए। Yes, sir. So I have 3 questions. The first one is, सर जैसे अभी पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, तो मैंने बहुत लोगों से बहुत लोगों ने बोला कि अब यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट्स है, दे आर एंटरिंग इन दिस फील्ड ऑफ बीपीएससी। सो उसके हिसाब से आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा, प्रिपरेशन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि बीपीएससी में ऑलरेडी वी आर डूइंग द बेसिक थिंग्स, तो उसमें लेवल अप करना और उनके हिसाब से करना, बिकॉज यूपीएससी इज डेफिनेटली अ गेम, लाइक हाँ ठीक है, मच तो बिगर गेम। सवाल, तो फिर वो कैसे होगा? उन लोगों से अब हम लोग compete कर रहे हैं, तो उन लोगों के लेवल का लिखने के लिए इट्स वो नहीं समझ आ रहा कि अब क्या डिफरेंट मतलब करें कि उन लोगों के लेवल का बन आप जाए। लोग क्या लगता है, बिहार का बच्चा लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सन से कब से ग्रसित होने लग गया भाई? हम नहीं लोग तो सर, यूपीएससी inferiority में complex टॉप नहीं है, करने बट वाले इन लोग जनरल। हैं बिहार के, और वो लोग क्या दूसरे प्लेनेट से आए यस हैं सर। क्या? हाँ? डू योर बेस्ट, किसी से कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आपको स्तर क्या पर बेस्ट है, देने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी का लोग बोलना एक शुरू किए हैं इधर कि यूपीएससी के बच्चे अब बीपीएससी में आने लगे। क्या पहले यूपीएससी के बच्चे बीपीएससी नहीं देते थे क्या? देते थे ना। अब क्या है, आपको समझना होगा, यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू द, या इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। फिर से समझना, यूपीएससी के सिलेबस से थोड़ा मिलता जुलता प्रिपरेशन रखना है, एंड राइट द रेलेवेंट थिंग्स। ये पहले भी उचित था, आज भी उचित है ना। कोई चीज ऐसा नहीं लेना है कि यूपीएससी का, अच्छा यूपीएससी का मान लो बच्चा कहीं से आया, अब पूछ दिया उसको यहाँ पे आकर के जो है मेंस में कि बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज को कैसे लिखना है, तो कहीं इंडस्ट्रीज को के लिमिटेशंस क्या है, तो वो तो उसने नहीं पढ़ा है, तो उसके पास कुछ एज है, कुछ एज आपके पास है। आपको क्या करना है, यूपीएससी के सिलेबस से क्लोज जाना है, और जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी मैच कर रही है सिलेबस में, वहां पे यूपीएससी के लेवल तक का प्रिपरेशन को बढ़ाइए। अब मेहनत से मत घबराइए, है ना। ओके, चलिए। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि हाँ। जैसे मैंने क्या किया, मंथ वाइज मैंने डेलीगेट कर दिया है कि जनवरी पॉलिटी, फरवरी साइंस। तो होता क्या है ना, ऐसे 20 डेज लगा लक्ष्मीकांत कंप्लीट करने में, फिर साइंस जब कर रही हूँ तो एक वीक साइंस किया, उसके बाद जब वापस कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ पॉलिटी का, देन आई एम लाइक यहाँ पे तो गैप हो गया, अब तो याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था। वो मतलब वो ब्लैंक हो जाता है, फिर दोबारा ऐसा लगता है कि फिर से नई किताब उठाई, फिर से पढ़ो दोबारा, तो वो चीज देखो, काफी ज्यादा होता आप लोग को मैं एक चीज बताता हूँ, ये फॉलो करिएगा सब लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसे हम चीजों को ना भूलें। ये कमीशन के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज इक्वली एंड इनफैक्ट मोर इम्पोर्टेंट than to retain the knowledge विज़ावी की हम नया चीज सीखें। ठीक है, तो कैसे रिटेन करना है, इसका सिंपल फंडा है। आज अगर आपने कोई नई चीज सुबह में पढ़ी है, या दिन भर में जो कुछ आप पढ़ाई करते हो, रात में सोने समय एक बार उसको रिकॉल कर लेना है। अगर लिखित रूप में कुछ करते हो तो 10% मात्र टाइम लगेगा। अगर आपने 6 घंटा पढ़ाई की है तो आप मान के चलिए कि आप 6 घंटा पढ़ाई किए तो 40-50 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक दिन के अंदर में अगर आप कर लेते हैं तो एक हफ्ते तक नहीं भूलिएगा। हफ्ते के अंतिम दिन कोशिश कीजिए कि 6 दिन के अंदर जितना चीज पढ़े थे उसको हम 1/3 टाइम के अंदर में, जितना उस दिन मान लीजिए 6 घंटा पढ़ेंगे तो 2 घंटा में हम पूरा रिवाइज कर लिए। अब वो चीज आप 1 महीना रिटेन कर सकते हैं, और महीना का लास्ट वीक में 1/3 टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को दीजिए। ठीक है, तो फिर से रूल समझ लीजिए, आज दिन भर का पढ़ाई को रात के समय में 10% टाइम के अंदर रिकॉल कर लेंगे। एक हफ्ते के पढ़ाई को 7वें दिन
हम फिर से रिकॉल कर लेंगे और उस दिन जितना पढ़ाई करेंगे उसका 1/3 टाइम हम सिर्फ रिवीजन में देंगे। ठीक है। और तीसरा लास्ट चीज जो ध्यान में रखना है कि 1 महीने की चीज को हमको जो है लास्ट हफ्ते के महीना का जो लास्ट हफ्ता होगा उसमें 1/3 टाइम हम जो है अगर दिन भर में 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा रिवीजन करने के लिए देंगे और उस पूरे महीने की चीज को हमने रिवाइज कर दिया। उसके बाद आप भूल के दिखाइए, कोई ट्रिक का जरूरत डाउट क्लियर नाउ। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे डायरेक्ट होते हैं हिस्ट्री ये सब तो उसमें दिक्कत नहीं होता, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हल्का ट्रिकी होते हैं, उसमें स्टेटमेंट दिया रहता है फिर बाद में क्वेश्चन पूछता है तो समझ में नहीं आता कि उसको आंसर किस तरीके से करना है। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे एक प्रेसिडेंट का क्वेश्चन था, उसमें था कि प्रेसिडेंट वो है जो नॉटी बच्चों को नहीं संभाल पाते, कुछ वैसा था, तो वो बहुत मिसलीडिंग लगता है। देखो आपको मैं बता देता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, एक स्टेटमेंट के जब भी इक्वेशन के लिए वी विल हैव, वैसे तो एक मेंस के क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वर्कशॉप रखेंगे, बट देन अगेन एक बात शॉर्ट में समझो, किसी भी क्वेश्चन में आपके पास में कंटेक्स्ट दिया होता है, संदर्भ आपको दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, संदर्भ अलग होता है और सवाल उसके बाद में वो पूछते हैं, तो कोशिश करनी है संदर्भ को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एड्रेस करना और सवाल जो मुख्य सवाल है उसको बॉडी पार्ट में हम एड्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बताने के लिए मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूं इतना कम टाइम में, उसको इसके ऊपर में सेपरेट वीडियोस या वी विल कम अप विद अ सेपरेट वर्कशॉप ऑन दिस टॉपिक। तो हम लोग इसको आज के लिए बेहतर रहेगा कि हम इसको अगले टाइम के लिए इसको रखते हैं। और किसी को थैंक यू सो मच मेरा क्वेश्चन है सर, मैंने अभी 2 बार का इंटरव्यू दिया है तो सर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है सर। नेशनल करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए सर? नेशनल करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देता हूँ, इनका जल्दी से शॉर्ट में आंसर करता हूँ। नेशनल करंट अफेयर्स के लिए अभी प्राम में आप कर सकते हो, प्राम का मैगजीन प्लस साथ में गो फॉर प्रतियोगिता दर्पण इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, और न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे देखते रहो। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो। इसका जो मंथली मैगजीन आता है, किसका? विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है उसको बीपीएससी वो भी अच्छी है, विजन आईएएस का अच्छी है, उसको विजन आईएएस अच्छी है सर, उसको बीपीएससी के पीटी के लिए किस तरीके से कवर करें, क्योंकि सर काफी बल्कि होता है मैगजीन सर, बहुत टाइम लगेगा। विजन आईएएस की अच्छी तो आती है बट बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें बीपीएससी का तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना आपको करना नहीं है। आप प्रामाइज का जो हम लोगों ने उपलब्ध करवाया आप उसके साथ जा सकते हैं, वो थोड़ा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है, बहुत ज्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो बेटर है। क्योंकि सर इसलिए बोला क्योंकि पहले से 67 तक करंट अफेयर का पैटर्न बिल्कुल अलग था सर, तो मैं वन लाइनर टाइप का पूछता था, अब बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसलिए सर को बोले मैं यही कह रहा कि देखो सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, करंट अफेयर्स कहीं से फॉलो करो, XYZ ABCD कोई सोर्स रखो, वो तुम्हारे ऊपर में है। करना क्या है वो बताता हूँ। करना क्या है, करंट अफेयर्स को थीमेटिकली बांट दो। थीमेटिकली बांटने का मतलब नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज, इसी तरीके से इकोनॉमी, इसी तरीके से डिफेंस, सारे थीम्स वाइज हमें कवर करने हैं। अब वो जिस भी सोर्स में मिल रहा है और जो भी पढ़ना आसान लग रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, उसको कर लो। लेकिन करंट अफेयर्स लोग कहते हैं कि सर कैसे करें, पर ये नहीं कोई पूछता, उसके बाद करता कोई वो नहीं है काम कि करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन कितना लगाए उस टॉपिक से, और फिर बोलेंगे कि सर मेरा नहीं हुआ, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। होता क्या है कि आप अच्छे सोर्सेस को फॉलो करो, रेप्यूटेड सोर्सेस को, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, बाजीराम, विजन, प्राम, आप जहां से अच्छा आपको लगता है। प्राइम में हम लोग बीपीएससी ओरिएंटेशन पे रख रहे हैं, लेकिन अगर आपको और ज्यादा पढ़ने का मन है, गो फॉर एनी अदर सोर्सेज जो आपको लगता है, बट लास्ट में क्वेश्चन जरूर लगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं लगाया तो सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली एग्जाम में आपने आंसर वहां पे ब्लैकन करना है OMR शीट को। तो प्रतियोगिता दर्पण में और प्राइम में दोनों में आपको लास्ट में मिल जाएगा वो ऑब्जेक्टिव वाला, तो टेस्ट लगाइए। ठीक है, करंट के लिए करंट पढ़ के टेस्ट लगाना है। मेरा एक क्वेश्चन है सर, कितने मंथ का हमें करंट अफेयर्स लगाना होगा, कितने मंथ का प्रिपेयर करके करना? मेरे हिसाब से बच्चा, अगर आपका पीटी जब भी है, उस पीटी एग्जामिनेशन से एडवाइजेबल है कि 1.5 साल, बट मिनिमम 1 साल, है ना। सितंबर टू सितंबर सभी लोग कीजिए, सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024, तो एटलीस्ट अगर आप पीछे भी जा सकते हैं तो बेटर रहेगा। कंक्लूड किया जाए, मीटिंग को कंक्लूड किया जाए।
हाँ, अब इन लोग का और हो गया ना काफी सबका बच्चा। सर मेरा एक क्वेश्चन हेलो सर। अच्छा, ये दोनों बच्ची लोग का क्वेश्चन पूछते हैं और इसके बाद कंक्लूड ठीक है। लाइना, क्या नाम है, पूछ लीजिए। सर मैंने 68 मेंस दिया था, जिसमें मेरा मतलब कि सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जितना टाइम मिला था उसमें मैंने सारे क्वेश्चन को टेकल नहीं कर पाए थे, तो फिर टाइम तो मैनेजमेंट आपने कैसे करें क्वेश्चन के फुल लेंथ अकॉर्डिंग? टेस्ट कितना दिया था मुझे पहले बता दीजिए। नहीं दिया था? 10 दिए होंगे, नहीं 10 दिए दिए थे। और होंगे। 10 में आप वहां पे टाइम पे मैनेज कर रहे थे? नहीं वहां नहीं, पे तो बस नहीं वही, मतलब। जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं टाइम में लिखना है, और हाँ, कम शब्दों में आंसर लिखने की कला डेवलप करना है। सो आंसर राइटिंग के लिए हम लोग सेशन लाएंगे, उसमें बताएंगे कैसे कम शब्दों में करना है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। बिहार के perspective जो उसका प्रोवर्ब का मीनिंग समझ नहीं आता है। किस चीज का मीनिंग समझ नहीं आता? ऐसे ऐसे के लिए जो बिहार के पर्सपेक्टिव में प्रोवर्ब। हाँ, तो मैंने बताया ना आपको कि उसको नहीं समझ आता, तो हमें समझना पड़ेगा। संकलन उसका जो है, कंपाइलेशन हमें पढ़ करके और उसका एक एक का मीनिंग पहले से तैयार रखना होगा। डोंट थिंक कि एग्जामिनेशन हॉल में चीजें समझ आएंगी, हमको पहले से वो करके जाना है। मतलब होगा ना कि एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोवर्ब से, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा हो तो जाएगा। कम से कम 100-150 प्रोवर्ब्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि मेरे पास जैसे कंपाइलेशन जो मैंने देखा है 300-400 प्रोवर्ब्स हैं। 300-400 प्रोवर्ब तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तैयार किया जा सकता है। आई थिंक हम लोग ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड भी कर चुके हैं। हाँ, वो कंपाइलेशन मैंने भिजवा दिया था वो। वी कैन अगेन वी आर शेयर इट। हाँ, हम लोग शेयर कर देंगे उसको। चलो, और हो गया सबका? चलो सर, एक बार सर मेंस में सर एक चीज पूछना था कि सर अभिजीत सर कुछ कह रहे हैं। वही बोल रहा हूँ मैं सर कि मेंस में कैसे शौर्य 2.0 बच्चों को हेल्प करेगा, एक बार फाइनली वो कंक्लूड करके बता रहा हूँ कि शौर्य 2.0 में हम लोग यही कर रहे हैं। अभी इतने सारे स्टूडेंट्स का आया कि सर हम लोग टाइम मैनेज नहीं किए। पहला, टाइम मैनेजमेंट का के ऊपर में, मेंस के अंदर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में इश्यू आ रहा है पहला। दूसरा इश्यू आ रहा है लोगों को कि सर लिखना क्या है, उसमें तो कंटेंट नहीं है। तो टाइम और कंटेंट दोनों को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए शौर्य में सिर्फ मेंस पे ही फोकस है, मेंस ही ओरिएंटेड प्रोग्राम है। उसमें हम लोग यही दोनों चीजों पे फोकस ही कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग तरह के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, और खास करके यूपीएससी के पीवाईक्यूज हमारा स्टैंडर्ड है। जो सब्जेक्ट्स हम लोग के यहाँ भी हुआ है उसमें हम लोग इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। यूपीएससी का स्टैंडर्ड हमें बच्चे को दे देना है, और उसमें उसके बाद इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वो जो लिख रहे हैं उनका इवैल्यूएशन क्लास के बाद में कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हर पिछली गलती को अगले बार में बच्चा सुधारता है, और ऐसे करके जो है मेंस के लिए वो रेडी हो जाता है। लास्ट में फिर टेस्ट सीरीज लगाएगा, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज में अच्छा अगर स्कोर करना शुरू कर दिया तो उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन में भी वो अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है। शौर्य 2 में से जुड़े हुए हैं बट अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर। उसमें जो क्लासेस हुए हैं वो जो वर्क सीरीज के द्वारा जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बट लिखते हैं तो थॉट्स नहीं आते हैं सर। एक भी मतलब सेंड नहीं कर पाए हैं, चेक के लिए मतलब, एक भी सेंड नहीं कर पाए हैं सर। आप आंसर नहीं भेजे अभी तक? मतलब लिख नहीं पाते हैं सर, लिख नहीं पाते। आप जैसा भी लिख रहे हो, क्योंकि देखो स्टार्ट करेंगे मेंस में आंसर राइटिंग, इट वोंट बी लाइक कि बहुत आसानी से और बहुत बेहतर लिख पाएंगे। पहला आंसर किसी का अच्छा नहीं होता, बट क्या है ना कि आप जैसा भी होगा एक बार लिखिए। आप जब अपना रेफरेंस लेकर हमारे पास आएंगे ना टीचर्स के पास, तो वो क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि बच्चे इसमें ऐसे नहीं, इसमें ये वाला पॉइंट ऐसे डालना था। तो आपको आपकी गलतियों पे सुधार करना है। वही मैं कह रहा हूं, पिछली गलती को अगले बार सुधारना है और मेंस हो जाता है। शौर्य इसी पे बेस्ड है, पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो कैसे सुधरेगा, जब तक मान लेते हैं कि लग रहा है कि सर बिल्कुल नहीं, अगर टॉपिक समझ में आ गया, लिख नहीं पा रहे, तो जैसा टूटा फूटा लिखा है हम उसी को लेकर के आएंगे, तभी तो वहीं से शुरुआत करेंगे। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना बच्चों। चलिए सर, ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं तो मतलब उसमें फीडबैक तो मिल नहीं पाएगा सर? क्यों नहीं मिल पाएगा? हम लोग ऐसे सेशन जैसे आज कर रहे हैं, ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन तो है। तो एक दोनों चीजों को मैं कर दे रहा हूँ कि वीकेंड्स के ऊपर में मैं एक काम कर सकता हूँ कि वीकेंड के ऊपर में जो है सेशन ले लेंगे। दूसरा
कि वो कॉपी इवैल्यूएशन के लिए आती है तो सारे इवैल्यूएशन के बाद में कॉपीज इवैल्यूएट होकर उनके पास चली जाती है। और अगर बात करना है, कंसर्न पूछना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी स्टूडेंट्स के पास टीचर्स का है। और दूसरी चीज है कि फिर क्या बोलते हैं, आप एक वीकेंड के ऊपर में सेशन 1 to 1 रख लेंगे हम लोग, तो आप अपना कॉपी लीजिए, सामने रखिए और हमसे पूछिए जो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, ये बेस्ट बात है। चलिए, क्या शिखा, कुछ बोलना है आपको या रैप अप करें हम लोग? यही प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा है, मैंने अभी तक एक आंसर भी नहीं लिखा है। आप लिखिए तो पहले, लिखने के बाद दिखाइएगा तो गंदा कितना भी रहेगा तो हम सुधारेंगे, लेकिन अगर लिखेंगे ही नहीं तो हम क्या सुधारेंगे? नहीं सर, जैसे क्लासेस होता है तो उस वक्त पे लगता है कि हाँ लिख लेंगे, लेकिन फिर बाद में जब लिखने लगते हैं तो उस वक्त पे समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, फिर क्या कंटेंट कहीं डालें, से भी शुरू कर किस दें। तरह। हम तो बोल रहे हैं ना कि गलती ही ना होगा, क्या होगा, 0 नंबर आ जाएगा भाई, आने दीजिए। सीखा देखिए, जब तक आप है ना अगर नदी में जाके तैरिएगा नहीं तब तक बाहर रह के आपको तैरना नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको अंदर जाके उसमें तैरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो भी अच्छा बुरा बुरा जैसे भी लिख रही हैं आप उसको लिखिए, एंड वी आर इवैल्यूएटिंग। और चीजों में थोड़ी सी टाइम लगती है। आप अगर 10 दिन आप लिखते हैं तो उस पर थोड़ा आप समझिए कि आप में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। 20 दिन 25 दिन 30 दिन अगर आप लिख लेते हैं चीजों को तो एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आप में आएगा। लेकिन आप जैसे भी लिखते हैं, आप जो भी क्लास में आपको सौर्य में पढ़ाया गया या जो भी नोट्स है आप उसको खोल के ही लिखिए अपने सामने, ठीक है ना। नहीं उसको दिखाइए, धीरे धीरे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। सर मैं ठीक है, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। सर बहुत लंबा हो गया है, ठीक है ना। हम लोग फिर दूसरे दिन हम लोग करेंगे, है ना, फिर बात करेंगे। सर बस एक लास्ट चीज बोलनी थी कि करंट का पीडीएफ अभी तक मिला नहीं है सर, तो प्लीज प्रोवाइड करा दीजिएगा, बर्डन हो जाएगा। ठीक, सुन लिया वो करंट का तो हम लोगों ने शेयर किया था, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ दोनों जगह। जनवरी का पीडीएफ दे दिया गया है। चलो अगेन हम लोग शेयर कर देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तुम्हारा बच्चा, तो आप कोई टेंशन नहीं है, एकदम हिम्मत बना करके रखना है, प्रिपेयर बढ़िया से करना है, एकदम निकलेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हम लोग बिहार के लोग हैं भाई, एग्जाम ऐसे कैसे नहीं निकलेगा। चलिए, तो इसी के साथ आज कंक्लूड किया जाए। चलिए, जय हिंद, जय बिहार।